वेलकम टू कोड स्पेस माई सेल्फ युगायू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीड कोड कॉन्टेस्ट के प्रॉब्लम्स। नाउ पहला प्रॉब्लम क्या कहता है, मैक्सिमम कंटेनर्स ऑन अ शिप। यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n रिप्रेजेंटिंग ए n by n कार्गो डेक। मतलब कि आपको एक n गिवन है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। n उसका ऑर्डर है। ईच सेल ऑन द डेक कैन होल्ड वन कंटेनर विद अ वेट ऑफ एग्जैक्टली w। मतलब जो n by n की ग्रिड बनी उसके ऊपर हर सेल के ऊपर मैक्सिमम एक कंटेनर रख सकते हैं, एक कंटेनर जिसका वेट है w। However, the total weight of all containers, if loaded onto the deck, must not exceed ship's maximum weight capacity, max weight. जो शिप है उसको हमने n by n की ग्रिड में डिवाइड कर दिया। हर सेल के अंदर एक वेट जा सकता है w, चाहे तो जा सकता है नहीं जा सकता, देयर इज नो फ्रैक्शन ऑन दैट। नाउ जो मैक्सिमम वेट शिप होल्ड कर सकती है वो मैक्स वेट के अंदर गिवन है, ठीक है। उससे ऊपर वेट नहीं जाना चाहिए। हमको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड ऑनटू द शिप। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेनर दैट कैन बी लोडेड ऑनटू द शिप। फॉर एग्जांपल अगर n इक्वल टू 2 है, वेट इक्वल टू 3 है, मैक्स इक्वल टू 15 है, तो देखते हैं क्या होता है। सो n इक्वल टू 2, वेट इक्वल टू 3, दैट मींस हमारे पास 2 by 2 की ग्रिड है। मतलब कितने सेल्स हो गए, 4 सेल्स हो गए, राइट। वेट इक्वल टू 3 मतलब कि हमारे पास 4 इंटू 3, हम 12 वेट लेके जा सकते हैं अगर हम कंटेनर के थ्रू जाए। और मैक्स वेट कह रहा है मैं 15 लेके जा सकता हूँ। मैक्स वेट कह रहा है 15 लेके जा सकता हूँ। दैट मीन्स कि हमारा जो करंट वेट है जो हम लेके जा सकते हैं सेल्स के अंदर के, वो 12 है, जो कि 15 से कम है। तो हम 4 के 4 ले जाएंगे कंटेनर्स, राइट। तो हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा 4। बट अगर ये n के 2 की जगह 3 होता तो क्या होता, हमारे पास 3 इंटू 3 सेल्स हो जाते, मतलब 9 सेल्स हो जाते। 9 सेल्स पे इंटू 3 करते 27 वेट हो जाता हमारा, राइट। 27 वेट हो जाता। नाउ 27 वेट होने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैक्स वेट 17 होता, ठीक है, तो हम 17 से ऊपर लेके जा नहीं सकते, हम 27 लेके जा नहीं सकते, हमको 17 ही लेके जाना पड़ता। हमको 17 ही लेके जाना पड़ता, बट 17 पॉसिबल है। 17 पॉसिबल है क्योंकि मैंने कहा कि हर सेल के अंदर चाहे तो आप वेट रख सकते हो कि नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि तोड़ के रख दो, राइट। वेट कैन नॉट बी ब्रोकन, इट इज w और 0, नो बिटवीन, बाइनरी फॉर्म है, राइट। सो मतलब कि फिर मेरा 17 है, मेरे को देखना है कि डिवाइड बाय 3 करने पे कितना आता है। डिवाइड बाय 3 करूंगा तो कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। 5 पॉइंट समथिंग आएगा। दैट मीन्स मैं 5 वेट ले सकता हूँ, मैं 5 कंटेनर लेके जा सकता हूँ। 6 लेके जाऊंगा तो एक्सीड हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 5 लेके जाऊंगा तो 15 हो जाएगा। दो मैं 2 किलो कम लेके जा रहा हूँ, बट मैं 15 ही लेके जा सकता हूँ। आई कैन नॉट टेक मैक्सिमम दैट, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेट करूंगा, वेट कैलकुलेट करूंगा, फिर इन दोनों का मिनिमम लूंगा। मिनिमम जो इस केस में 15 था, पिछले केस में 12 था। मिनिमम को w से डिवाइड कर दूंगा। w कितना है मेरा 3, तो 17 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 5, इंटीजर डिवीजन के केस में, राइट। और उसको रिटर्न कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। लेट अस ट्राई टू राइट द कोड और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ठीक है। सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, इंट टोटल सेल्स जो कि है n स्टार n, ठीक है। उसके बाद इंट लेट अस से वेट बोल लेते हैं उसको। वेट मतलब कि जो w के थ्रू वेट आ सकता है मैक्सिमम, वो कितना, टोटल सेल्स इनटू वेट, राइट। अलाउड वेट कितना होगा, जो दोनों का मिनिमम है, वेट का और मैक्स वेट का, दोनों का मिनिमम है, उसको अलाउड वेट कह देंगे, ठीक है। अलाउड वेट आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि रिटर्न अलाउड वेट डिवाइड बाय w, ठीक है, क्योंकि हमको तो नंबर ऑफ कंटेनर्स बताने हैं ना। ट्राई टू रन इट, जूम इट आउट करते हैं, रनिंग एंड गेटिंग एक्सेप्टेड फॉर सैंपल टेस्ट केसेस। सबमिशन कर लेते हैं फॉर द बैक एंड टेस्ट केसेस, गेटिंग एक्सेप्टेड। सो इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं, ओके। सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक 2D इंटीजर एरे गिवन है प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हो कि 2D इंटीजर एरे है 1 2 1 1 3 4 4 5 5 6 7 7, राइट। डायमेंशन n इंटू m है। n इस केस के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6, और m कितना है सबके लिए 2। डिफाइन अ फंक्शन इंटरसेक्ट ए बी, एक फंक्शन डिफाइन करना है इंटरसेक्ट ए बी, जो कि बताता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर बिटवीन बोथ एरेज। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि 3 4 और 4 5 में कितने इंटीजर्स हैं जो डिस्टिंक्ट है और कॉमन है, मैं बोलूंगा कि यार इसमें सिर्फ 4 कॉमन है, ठीक है। तो मेरा नंबर मतलब इंटरसेक्ट मेरा फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा 1। इस केस में क्या बोलोगे, 1 2 और 1 1 के केस में से बोलोगे 1 तो इससे ही मैच करे, 1 इससे ही मैच करे, मतलब 2 बार 1 आएगा, नो। डिस्टिंक्ट तो मतलब कि एक ही आएगा। तो काउंट ऑफ नंबर्स विच आर इवन, मतलब इंटरसेक्शन बताना है हमको, इंटरसेक्शन सेट का इंटरसेक्शन, ठीक है। 1 2 और 1 1 के अंदर भी आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास आंसर आया उसके बेस पे हमको कंस्ट्रक्ट करना है एक अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ को हमको कंस्ट्रक्ट करना है वेयर ईच इंडेक्स आई कोरस्पॉन्ड्स टू प्रॉपर्टीज आई,
देयर इज एन एज बिटवीन नोड आई एंड नोड जे इफ एंड ओनली इफ उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो एरेस थे ना आई और जे पोजीशन पे, उनका जो इंटरसेक्शन आया वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के हो, के हमको गिवन होगा, ठीक है। फिर हमको बताना है नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन द रिजल्टिंग ग्राफ। क्वेश्चन बहुत आसान है, बट क्वेश्चन के पार्ट्स बना रखे हैं। क्वेश्चन is very easy, but question is divided into parts, so question is lengthy बोल सकते हो, question is not difficult, right? Let us move to the writing space and discuss it. So मैंने यहाँ पे ग्राफ लिख लिया है अपना प्रॉपर्टीज वाला। अब कैसे करेंगे? 1 2 और 1 1 के बीच में कितना कॉमन है? 1 कॉमन है, ठीक है। 1 1 और 3 4 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। 3 4 और 4 5 के बीच में 1 कॉमन है, राइट। 4 5 और 5 6 के बीच में 1 कॉमन है। 5 6 और 7 7 के बीच में कोई कॉमन नहीं है। 1 2 और 3 4 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। मतलब अगर आप चेक करोगे ना, 1 2 और 1 1 के बीच में कॉमन था 1, 1 2 और 3 4 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, 1 2 और 4 5 के बीच में कॉमन नहीं है, 5 6 7 7 कोई कॉमन नहीं है। 1 1 का भी किसी के साथ भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। 3 4 का 4 5 के साथ बन रहा है, बाकी किसी के साथ नहीं बन रहा। 4 5 का 5 6 के साथ बन रहा है, बाकी किसी के साथ नहीं बन रहा। 5 6 का 7 7 के साथ भी नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो मतलब यही तीन कनेक्शन है। नाउ k इक्वल टू हमको 1 गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, दैट मींस 1 2, मतलब इसको मैं लिखूं कि अगर ये नोड 0 है, ये नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3 है, नोड 4 है, नोड 5 है, ठीक है। नोड हमारे 0 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द इंडेक्सेस। नाउ 0 इन नोड और 1 नोड के बीच में एक का वो है k इक्वल टू 1 है, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एक एज आ रही है। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में एक एज आ रही है, ठीक है। और उसके बाद 3 और 4 के बीच में एक और एज आ रही है, फिर 5 यूं का यूं है। तो दैट मींस 0 1 2 3 4 5। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ ग्राफ, राइट। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो मेरा एक कंपोनेंट तो हो गया ये, सेकंड कंपोनेंट हो गया ये कनेक्टेड कंपोनेंट, राइट। थर्ड कंपोनेंट हो गया ये। इन दैट मींस इट इज आंसर इज 3। मेरे पास तीन कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, मेरे पास तीन कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? प्रॉपर्टीज गिवन है, उसके अंदर से हर पेयर का इंटरसेक्शन निकालना है। अगर वो इंटरसेक्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है तो दैट मींस दे आर कनेक्टेड थ्रू एन एज। एज कनेक्टेड करके ग्राफ बनाना है, ग्राफ से बीएफएस करके नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स बताने हैं। सिंपल है। करना कैसे है? सिंपल है, मेरे को सारे पेयर्स बनाने हैं तो मैं दो लूप लगाऊंगा। फॉर आई गोइंग फ्रॉम 0 टू n-1, for j going from I plus 1 to n-1, ठीक है। उसके बाद वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि देगा इंटरसेक्ट फंक्शन, वो भी इंप्लीमेंट करना है। लेट अस से इसका नाम ARR है, इस पूरे array का नाम, 2D array का नाम ARR I और ARR J, ठीक है। अगर जो मेरी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू k है, इन दैट केस एक एडजेंट वो बना लो, वेक्टर इंट ADJ ऑफ array। मतलब ग्राफ रिप्रेजेंट करने का एडजेसेंशियलिस्ट वाला तरीका। ADJ of I dot push back J और ADJ of J dot push back I। इससे हमारे को पूरा ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। इससे हमारे को ग्राफ मिल गया। ग्राफ के बाद एक BFS लूप लगाओ जिससे कनेक्टेड कंपोनेंट्स आ जाएंगे। सारी चीजें हमने कर रखी हैं। इंटरसेक्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट फंक्शन हमारा हो जाएगा जब हम मर्ज टू सॉर्टेड एरेज को करते हैं, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, देन यू रिमेंबर हम क्या करते हैं, जब दोनों को सॉर्ट करके रखते हैं, राइट, सॉर्टिंग करते हैं, उसके बाद जो छोटा होता है उसको चलाते रहते हैं, जब तक वो इक्वल नहीं होता तब तक उसको चलाते रहते हैं। उसके बाद जब वो प्रीसीडिंग एलिमेंट के इक्वल है तब तक उसको आई प्लस प्लस करते रहते हैं। सिंपल टेक्निक, ठीक है। उससे हमको इंटरसेक्ट फंक्शन मिल जाएगा, तो हम क्यों कोड करके भी दिखाएंगे। उसके बाद बीएफएस लगा के हम कनेक्टेड कंपोनेंट्स दिखा देंगे। मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक कि आप अगर कॉन्टेस्ट देने बैठे हो, सो यू नो अबाउट, यू आर फैमिलियर विद दीज कॉन्सेप्ट्स। दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट एल्गोरिथम, दिस क्वेश्चन इज अबाउट joining the algorithms, ठीक है। लेट अस मूव टू द कोडिंग सेक्शन। कोड करते हैं एंड देन वी विल फिनिश, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। सो हियर वी आर। सबसे पहले हमें क्या करना है, आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, बट इफ आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी। सबसे पहले क्या करना है, इंट n इक्वल्स टू प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज का साइज आ गया इंट n में, ठीक है। फिर वेक्टर ऑफ इंट adj बना लो ऑफ साइज n फॉर रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ। नाउ एक लूप चलाओ, फॉर इंट i गोइंग फ्रॉम 0 i लेस देन n i प्लस प्लस, फॉर इंट j गोइंग फ्रॉम i प्लस 1 j लेस देन n j प्लस प्लस। मैंने j i प्लस 1 से n तक क्यों चलाया, क्योंकि मेरे को पेयर चाहिए, मेरे को परम्यूटेशन का फर्क नहीं पड़ता, i और j की पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को i और j का पेयर चाहिए, राइट। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, इंट वैल्यू इक्वल्स टू इंटरसेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज
आई कॉमा प्रॉपर्टीज जे। ठीक है, अगर मेरी जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है तो एडी जे ऑफ आई डॉट पुश बैक जे। अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के है तो एज बनाने के लिए दोनों के अंदर पुश बैक कर रहे हैं, सो एडी जे ऑफ जे डॉट पुश बैक आई। इससे हमको ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ मिल गया, उसके बाद हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो उसके लिए क्या लगता है, इंट आंसर जिसके अंदर स्टोर करेंगे 0 होगा, जो वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड ऑफ n, 0। नाउ फॉर int I going from 0 I less than n I plus plus, if it is not visited, if visited of I is मतलब वो 0 है, in that case आंसर प्लस प्लस BFS करो। कहाँ से स्टार्ट करके, I से स्टार्ट करके उसमें विज भेजो और एडीजे भेजो। एट लास्ट रिटर्न योर आंसर। ठीक है, अब हमको इंटरसेक्ट फंक्शन इंप्लीमेंट करना है और BFS फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। इंटरसेक्ट फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इंटरसेक्ट फंक्शन इज रिटर्निंग एन इंटीजर, सो इंट इंटरसेक्ट जो कि ले रहा है वेक्टर ऑफ इंट एंड ए, वेक्टर ऑफ इंट एंड बी। नाउ उसके बाद क्या करना है, इंट आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, एम इक्वल टू ए डॉट साइज। ए और बी का साइज सेम है तो मैं दो बार नहीं ले रहा हूँ। नाउ व्हाइल आई लेस देन एम एंड जे इज लेस देन एम, क्या करना है, अगर मेरा एलिमेंट इक्वल है इन दैट केस आंसर प्लस प्लस, आंसर नाम का एक वेरिएबल बना लो इक्वल टू 0 करके, जो कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन इंटीजर्स बताएगा। ठीक है, आंसर प्लस प्लस आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस। नाउ जब तक मेरा आई लेस देन एम है और ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस 1 है, आई प्लस प्लस करते रहो। सिमिलरली फॉर जे, जे लेस देन एम है और बी ऑफ जे इक्वल टू बी ऑफ जे माइनस 1 है, जे प्लस प्लस करते रहो। ठीक है, एल्स इफ, ये हमने दो लूप किस लिए लिखी, ताकि कोई भी नंबर दो बार काउंट ना हो जाए, डिस्टिंक्शन के लिए। while else if अगर a of I is less than b of j, that means I को आगे आना पड़ेगा। in that case I plus plus while I less than m and a of I equal to a of I minus 1 I plus plus, else j plus plus, क्योंकि अगर इक्वल नहीं है, a छोटा है तो b छोटा बच गया केस का, j less than m and b of j equal to b of j minus 1 j plus plus, at last return answer। ठीक है, बट इसके लिए एरे आई और एरे बी को सॉर्टेड होना जरूरी है, तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस सॉर्ट प्रॉपर्टीज आई डॉट बिगिन कॉमा प्रॉपर्टीज आई कॉमा एन डॉट एंड। ठीक है, इससे सारे एरे सॉर्टेड हो चुके हैं। ये हमको इंटरसेक्ट फंक्शन हमको आंसर रिटर्न करता है कि नंबर कि डिस्टिंक्ट नंबर कितने हैं, डिस्टिंक्ट कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, और हमने एक फंक्शन इंप्लीमेंट किया था बीएफएस का, वो तो सिंपल ही है। सो वॉइड बीएफएस जो कि ले रहा है हमारा स्टार्ट नोड, राइट, और हमारा ले रहा है विजिटेड एरे बाय रेफरेंस ऑब्वियसली, एंड हमारा एडजेंसी लिस्ट। सबसे पहले हम विजिटेड को कॉमन करते हैं, विजिटेड ऑफ स्टार्ट इक्वल टू 1 और एक क्यू बना देते हैं, क्यू ऑफ इंट क्यू। क्यू के अंदर पुश करते हैं स्टार्ट को। अब जब तक while my queue is not empty मैं क्या करूंगा, जब तक मेरी क्यू एम्प्टी नहीं होती तब तक क्या करो, पहले नोड निकालो, int node equals to q dot front q dot pop। ठीक है, now for auto it in adj of node, अगर मेरा जो id है, it एलिमेंट है, वो visited नहीं है, if visited of it, in that case visited of it equal to 1 करो और q के अंदर पुश कर दो it को, ताकि वो अगले वाले कंपोनेंट्स ले आए जो कि इक्वल है उसके, जो कि कनेक्टेड है उससे। जब हो जाए तब रिटर्न कर दो, as simple as that। Let us try to run it. Hope it will run fine and not give any error. Let me zoom it out also. Okay, there is some compilation error. Let me see. कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है, I guess. Undeclared identifier n. Line number 45. Okay, so यहाँ पे double n कर दिया है गलती से हमने. Let us try to compile and run it now. Okay, there is some mistake, कुछ रह गया है. Let me see, guys. So I found the error. मैंने गलती से यहाँ पे टाइपिंग करके j equal to 0 कर 9 कर रखा था, इसको 0 करके let us try to run it now. I hope there is no any mistake now. Running fine. Submit करते हैं for the
submission test cases and it is getting accepted. So next video पे चलते हैं, next question पे, and we'll solve it and then end the video. Okay. Okay. So here is the next question जो कहता है कि you are given a two integer arrays skill and mana of length n and m respectively. दो arrays हैं जिसका नाम, एक का नाम है skill, एक का नाम है mana. In a laboratory n किसकी लेंथ थी, skill की लेंथ, और n wizards must brew m portions in order specifically mention है. that means आपको पहला पोर्शन पहले ब्रू करना है, सेकंड पोर्शन आफ्टर दैट, थर्ड पोर्शन आफ्टर दैट, फोर्थ पोर्शन आफ्टर दैट, फिफ्थ पोर्शन आफ्टर दैट. ईच पोर्शन हैज अ mana capacity of mana j and must pass through all the wizards sequentially. मतलब क्यों 0 1 2 3 ऐसे sequentially पास करना चाहिए. The time taken by ith wizard on the jth portion is skill I into mana j. मतलब कि ith wizard jth पोर्शन के लिए skill I into mana j को जितना टाइम लेता है. Since the brewing process is delicate, a portion must be passed to the next wizard immediately after the current wizard. मतलब कि मान लो एक wizard ने कुछ काम करा उसके ऊपर, तो ऐसा नहीं हो कि बीच में लैग आए, तभी की तभी दूसरे wizard को काम करना चालू करना है. ठीक है, there should be no rest. This means the timing must be synchronized so that each wizard begins working on a portion exactly when it arrives. Return the minimum amount of time required for the portions to be brewed properly. मतलब कि हमारे पास क्या है? Let us see that. हमारे पास क्या है? हमारे पास n wizards हैं. ठीक है, ये wizards हैं और ये हमारे पास portions की मना है. ठीक है. Now क्या हो रहा है? फर्स्ट wizard के लिए 5 1 4 2 मतलब फर्स्ट wizard पहले पोर्शन के लिए 5 मिनट लेता है, सेकंड के लिए 1 मिनट, थर्ड के लिए 4 मिनट, अगले के लिए 2 मिनट. सिमिलरली जो 5 वाला है मतलब ये वाला, ये क्या करता है, ये 5 के लिए 5 1 4 2 5 के लिए 25 लेता है, 1 के लिए 5 लेता है, 4 के लिए 20 लेता है, 2 के लिए 10 लेता है. ऐसे ही सबका वो है. ठीक है. नाउ पोर्शंस हमारे पास कितने पोर्शंस हैं? 4 पोर्शंस हैं, 1 2 3 4. ठीक है. सिक्वेंशियली चलना पड़ेगा, मतलब ये वाला पोर्शन इससे पहले नहीं हो सकता, इससे पहले सबसे पहले 5 वाला ही होगा, उसके बाद 1 वाला ही होगा, उसके बाद 4 वाला होगा, उसके बाद 2 वाला ही होगा. ठीक है. नाउ ये पोर्शन सबसे पहले इसके पास जाएगा, ये इसके ऊपर कितना टाइम लगेगा? 5 यूनिट टाइम. 5 यूनिट टाइम लगाने के बाद इसके पास भेज देगा, इसके बाद ये इस पे भेज देगा, इसके बाद ये इस पे भेज देगा, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा. टोटल टाइम कितना लगेगा? 5 + 1 + 4 + 2. मतलब फर्स्ट पोर्शन को प्रिपेयर होने के लिए हमको कितना टाइम लगा? 5 + 1 6 + 4 10 + 2 12 मिनट्स का टाइम लगा. उसके बाद ये आएगा, इसने बोलेगा कि यार तुम स्टार्ट कब कर सकते हो. अब एक काम देखो कि जो फर्स्ट वाला विजर्ड था, विजर्ड 1, ठीक है, उसने कब से कम काम किया? फर्स्ट पोर्शन में उसने 0 से लेके 5 मिनट तक काम किया. ठीक है. सेकंड पोर्शन बोलता है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को 25 मिनट लगेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट विजर बोलेगा कि यार मैं 5 तक तो काम ही कर रहा हूँ, मैं 5 पे तुमको पिक कर लेता हूँ, तो मैं 5 से लेके 30 तक तुम पे काम करूंगा. ठीक है. उसके बाद 4 के लिए ऐसे, सेकंड के लिए ऐसे. बट द प्रॉब्लम इज कि जो सेकंड वाला विजर्ड है वो कब से कब तक काम कर रहा है? जो विजर्ड 2 है वो इस वाले पे 5 से लेके 6 तक काम कर रहा है. करेक्ट. क्योंकि 1 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए उसको, 5 पे उसको मिला, उसने 5 से 6 तक काम कर दिया. अब विजर्ड 1 अगर 5 से 30 तक काम कर रहा है, 5 से 30 तक काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर विजर्ड 1 5 से 5.5 तक काम कर रहा होता और विजर्ड 2 5 से 6 पे काम कर रहा होता, तो विजर्ड 2 को 5.5 पे ही सेकंड पोर्शन पे काम करना चालू करना है. वो नहीं हो सकता. हमको लैपिंग नहीं करनी, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए. तो कोई भी विजर्ड एक बारी में 2 पोर्शन कर नहीं सकता. तो हमको टाइम ऐसे सिंक्रोनाइज करना है, W1 को ऐसे स्टार्ट करना है कि किसी भी जगह कोई भी विजर्ड 2 बार काम ना करे. ठीक है. किसी भी जगह कोई भी विजर्ड दो जगह दो जगह एक बारी में काम ना करे. करना कैसे है? लेट अस सी दैट. तो सिंपल सी चीज है, मैं क्या बोल लूंगा, 1 5 2 4, ये मेरी विजर्ड्स की स्किल है. 5 1 4 2 ये मेरे को मना की वो है, मना ही बोल लो. ठीक है. नाउ मैं क्या बोल लूंगा कि क्या हो रहा क्या है, मेरे पास 4 एलिमेंट है, 4 विजर्ड्स है. 5 के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा? 5 यूनिट तो यहीं पे लग गई, 25 यूनिट आगे लग रही है. राइट. 25 यूनिट आगे लग रही है. फॉर 5 दिस विजर्ड इज टेकिंग 25 मिनट्स. दैट मींस 5 यहाँ पे लग गई, 25 मैं यहाँ पे 30 मिनट में अपना काम खत्म कर दूंगा. पहले वाले में मैंने 5 मिनट में काम खत्म कर दिया, दूसरे वाले में 30 मिनट. अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 0 क्लॉक रखी है तो 30 मिनट में मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा. उसके मेरे को 10 मिनट और लग रही है तो 40 तक यहाँ पहुंच जाऊंगा. उसके मेरे को 20 मिनट और लग रही है, मेरे को 60 मिनट. मतलब पहले वाला बोल रहा है मेरे को मिनिमम 60 मिनट्स चाहिए टू कंप्लीट माय प्रोसेस टू ऑल द विजर्ड्स. राइट. 5 30 40 60. फिर आई 1 की बारी. 1 ने बोला कि मैं कब से स्टार्ट करूं, तो विजर्ड 0 बोलता है मैं 5 पे फ्री, मैं 5 पे चालू कर लेता हूँ. विजर्ड 1 ने बोला कि मैं 5 पे फ्री हूँ, मैं 5 पे चालू कर लेता हूँ. विजर्ड 1 ये वाला बोला कि ठीक है
एज सुन एज पॉसिबल करना है हमको, तो ठीक है, तो मेरे को 5 पे स्टार्ट कर लो। 5 पे स्टार्ट करते ही वो बोला ठीक है आप 5 पे स्टार्ट हो गए, तो मेरा स्टार्ट टाइम हो गया 5। ठीक है, 5 पे आए, 1 से चालू करा, इसने बोला ठीक है मैं 6 तक तुम पे काम कर रहा हूँ 5 + 1 पे। उसके बाद बोलेगा मेरे को 5 मिनट काम चाहिए, 6 पे काम कर रहे हो, बट ये बोलेगा कि मैं तो यार 5 से लेके 30 तक काम ही कर रहा हूँ, तो 6 पे तो नहीं कर सकते हम काम। तो विजर्ड बोलेगा कि मतलब मना बोलेगा कि कब काम कर सकते हो। उसने बोला मिनिमम 31 पे। उसने बोला ठीक है, मैं अपने स्टार्ट टाइम को 31 के अकॉर्डिंग केटर कर लेता हूँ, मतलब कि मेरे को फर्स्ट वाले पे 5 मिनट टाइम लग रहा था, राइट, मेरे को 1 मिनट टाइम लग रहा था। मैं क्या बोलता हूँ कि मैं तुमको मैं स्टार्ट हो जाऊंगा 30 पे, मैं स्टार्ट हो जाऊंगा 30 पे ताकि मैं 31 पे तुम्हारे पास पहुंचूं, राइट, मैं स्टार्ट हो जाऊंगा 29 पे ताकि मैं 30 पे तुम्हारे पास पहुंचूं। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा स्टार्ट टाइम 5 से चेंज हो गया 29 हो गया। ठीक है, 29 हो गया। उसके बाद मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे मैं 30 पे पहुंचा, 29 होने के चक्कर में यहाँ पे मैं 29 से काम करना चालू हुआ और मैं यहाँ पे 30 पे पहुंच गया हूँ। ठीक है, उसके बाद 30 से 35 तक मैंने यहाँ पे काम किया, 30 से 35 तक यहाँ पे काम किया, पर इसने बोला मैं तो 40 तक काम कर रहा हूँ, 30 से 40 तक मैं भी नहीं कर सकता काम। तो उसने बोला कब काम कर सकते हो, 40 पे कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपने स्टार्ट टाइम को हिसाब से केटर कर लेता हूँ, अपने स्टार्ट टाइम को हिसाब से केटर, 5 सेकंड का डिफरेंस और ऐड करना है, 5 सेकंड का डिफरेंस और ऐड कर लेते हैं, 29 + 5 34 पे स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ से। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं 60 पे आया, 40 पे यहाँ पे चालू हुआ, 40 पे कितना टाइम लगा मुझे, 1 × 2 2 टाइम्स, दैट इज 42, राइट। उसके बाद मैं 60 पे आया, 60 ने बोला कि मैं 60 पे भी काम नहीं कर सकता, मैं तो 40 60 काम कर रहा हूँ। ओके, कितना डिफरेंस है, 18, 34 + 18 कितना होता है, 42 52, राइट। 52 प्लस कर लेते हैं, 52 प्लस किया तो कहाँ पे पहुंच गए 60। कब खत्म करेगा, 1 × 4 64 पे खत्म कर दूंगा मैं तुमको। ठीक है, अब हमारा एरे क्या बोल रहा है कि स्टार्ट कब किया हमने, 64 पे खत्म हो गया और ये हमारा नया एरे हो गया। अब नेक्स्ट वाला इस चीज के अकॉर्डिंग काम करेगा, फिर नेक्स्ट वाला इस चीज के अकॉर्डिंग काम करेगा, लास्ट में जो यहाँ पे वैल्यू बचेगी ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझे आप क्या बोल रहा हूँ। हमने प्रीफिक्स बना लिया कि किस वाले को कितना टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, और फिर उसको अपडेट करते गए, लास्ट में जो बचेगा वो आंसर होगा, एज सिंपल एज दैट। लेट अस ट्राई टू राइट द कोड फॉर इट। सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन। आई होप आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया हो। नाउ इट इज टाइम टू कोड। कोई भी डाउट हो, यू नो वेयर टू गेट मी, आई कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन आंसर ऑन माय लिंक्डइन, आई कैन आंसर ऑन माय इंस्टाग्राम। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो इन द टीएसए जर्नी, प्लीज कनेक्ट विद मी, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू राइट द कोड। क्या बोलेंगे, int n equals to skill dot size and m equals to mana dot size। ठीक है, now we will create a vector of long name as last portion which will store, इसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है कि लास्ट पोर्शन कब बना था, राइट। तो हर विजर्ड ने अभी तक कोई भी पोर्शन बनाया, सबने 0 पे वो बैठे हैं फ्री। ठीक है, नाउ फॉर int I going from 0 I less than m I plus plus। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स array बनाएंगे। सो वेक्टर ऑफ लॉन्ग प्रीफिक्स ऑफ साइज n, 0। प्रीफिक्स किस चीज के लिए, प्रीफिक्स बता रहा है कि यहाँ तक मेरे को पहुंचने के लिए इस पर्टिकुलर पोर्शन की कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, सिंपल है, उसके अंदर एक जो हमने टोटल टाइम ले लिया उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे, प्रीफिक्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू स्किल ऑफ 0 इनटू मन ऑफ i, राइट। उसके पास क्योंकि प्लस करने के लिए पीछे से कुछ नहीं आ रहा है, 0 ही आ रहा है। फिर फॉर इंट j इक्वल टू 1 j लेस देन n j प्लस प्लस, क्या करेंगे, prefix of j equals to prefix of j minus 1 plus skill of I multiplied by skill of j multiplied by mana of I। ठीक है, हमारा हमने प्रीफिक्स एरे बना लिया कि हर प्राइम पे कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने एक स्टार्ट टाइम रखा कि इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए पर्टिकुलर स्टार्ट टाइम क्या होना चाहिए वो हमको फाइंड करना है। सो लॉन्ग स्टार्ट टाइम इज स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट पोर्शन ऑफ 0, है ना। 0 तो तब फ्री कर चालू कर सकता है जब वो लास्ट पोर्शन उसका कंप्लीट हो चुका हो। फिर सबके लिए देख लो कि लास्ट पोर्शन कब कंप्लीट हुआ था उसका, फॉर उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट टाइम ठीक कर लो। फॉर इंट j इक्वल टू 1 j लेस देन n j प्लस प्लस, कितना टाइम चाहिए, इंट न्यू टाइम equals to start time plus last portion, sorry start time plus prefix of j minus 1। मतलब इस पर्टिकुलर पे ये कब पहुंचेगा, स्टार्ट टाइम प्लस प्रीफिक्स ऑफ j माइनस 1 पे वो यहाँ पे पहुंचेगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, अगर जो मेरा न्यू टाइम है
वो मेरा लेस देन लास्ट पोर्शन है, लास्ट पोर्शन ऑफ जे। तो मेरे को स्टार्ट टाइम अपडेट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट टाइम प्लस इक्वल्स टू लास्ट पोर्शन ऑफ जे माइनस न्यू टाइम। इतना डिफरेंस प्लस कर दो, वो अपने आप लास्ट पोर्शन में परफेक्ट टाइम पे पहुंचेगा। ठीक है। नाउ इसके बाद हमको क्या करना है, हमको लास्ट पोर्शन अपडेट करना है फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन। सो फॉर int I equal to 0, int j equal to 0, sorry, for int j equal to 0, j less than n, j plus plus, last portion of I equals to start time जो हमने ऊपर हमने सेट कर लिया है, प्लस प्रीफिक्स ऑफ j, राइट, प्रीफिक्स ऑफ j। ओके, प्रीफिक्स ऑफ j, क्योंकि यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। नाउ एट लास्ट हमको क्या रिटर्न करना है, रिटर्न लास्ट पोर्शन ऑफ n minus 1, that is last element, जैसे last figure last portion को कब खत्म किया। Let us try to run it, hope it will run fine, will not give any error। Okay, there is some mistake, new time में new time was undeclared। Okay, it is capital T here guys। Let us try to compile and run it again, sorry for my typing mistake। Okay, again an error, last portion it is, sorry for the typing mistake again on my end। Okay, there is some problem, let me see where it is। Okay, so I found the problem, यहाँ पे J करना था। Again a typing mistake I know on my end। Getting accepted for the sample test cases, let us see for the submission as well, hope it will get accepted। Okay, long कहीं पे रह गया कहीं से I guess, vector of long यहाँ पे long करना पड़ेगा long new time में। Let us try to submit it because हमको ऊपर ही mention है कि long में time आएगा। Getting accepted, so thank you for watching, hope you liked it। कोई भी doubt हो, you know where to get me, you can get me on in the comment section, you can get me on my LinkedIn, you can get me on my Instagram। Please subscribe to the channel, please like the video, and please share it among your friends who are solved the today's contest and have any doubts related to it। Thank you, have a nice day।